को Exercise 4.5 Examine the consistency of the system of the equations in exercises 1 to 6. 1 to 6 क्वेश्चंस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ये हमारा सिस्टम ऑफ ये जो इक्वेशंस हैं क्या ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस गिवन इक्वेशंस को हमें ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है। हमें पता है कि a जो मैट्रिक्स होती है वो x के कोफिशिएंट्स, तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें लिख लेना है 1 और 2। नेक्स्ट y का जो भी कोफिशिएंट है y के कोफिशिएंट्स 2 और 3 है। नेक्स्ट ये जो मैट्रिक्स x होती है ये वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, तो वेरिएबल हमारे पास में एक x है दूसरा y है, तो यहाँ से आपको x लिख लेना है और ये y है। नेक्स्ट जो b है वो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है और जो कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है वो 2 है और 3 है। यहाँ से अभी हमें करना क्या है कि जब भी हमें किसी ये जो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस गिवन है उसका अगर सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो फिर x इक्वल टू a इनवर्स b फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें ये जो मैट्रिक्स a गिवन है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करने के लिए 1 और 2, 2 और 3, यहाँ से ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये एडजॉइंट हमें पता है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और इस वाले डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर देते हैं। की जो वैल्यू आई थी -1 उसे लिख लेना है, 2 और 0 नहीं है क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट a है इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो a is a non-singular matrix. So A inverse will exist. यहाँ से अभी हमें क्या करना है, क्योंकि A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा इसीलिए A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। A इनवर्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन जो भी हमारा डिटर्मिनेंट है, पहले चलिए एडजॉइंट ऑफ A को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A अगर हमने फाइंड आउट किया एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए 2/2 की क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो यहाँ से ये हमारा ये 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 है, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 अपॉन और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 और एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लेना है 3 -2 और 1। अभी हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x होता है A इनवर्स B। तो यहाँ से क्या होगा, x का मतलब हुआ कि x इसका मैट्रिक्स जो आया था उसको लिख दिया है इक्वल टू A इनवर्स
1/-1 और यहाँ से मैट्रिक्स लिख देनी है 3 -2 और 1 और फिर हमें मैट्रिक्स बी लिखना है। मैट्रिक्स बी हमारा क्या आया, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इसको मैं इधर ही यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से इक्वल लगा करके 3 2 जा 6 और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में बाहर -1 है और अंदर जो आएगा वो आ जाएगा 6 -6 और -4 और +3। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा -1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास में x एंड y है और इक्वल टू में यहाँ से जो सॉल्व वो करके आ जाएगा वो माइनस यहाँ से 0 यहाँ से -1 तो x y विल इक्वल टू 0 और 1 मीन्स x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन पास में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 आ गई है, तो क्योंकि इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, सो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस system of equations are consistent। ये कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशंस गिवन है 2x - y इक्वल टू 5, x + y इक्वल टू 4। मैंने क्वेश्चन 1 में आपको पूरा सॉल्यूशन निकाल के दिखाया। हालांकि उसने क्वेश्चंस में सिर्फ हमसे कंसिस्टेंट है कि नहीं सिर्फ इतना ही पूछा है, तो इसके लिए आपको जो भी गिवन इक्वेशंस हैं उसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिख लेना है। तो हम लिखते हैं यहाँ से ना, जो मैट्रिक्स A है वो हमें पता है, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के उनको लिखना है। तो x के कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है और y का कोफिशिएंट 1 है। अभी हम यहाँ से बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, तो वो 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। x क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, 2 वेरिएबल है x और y। अभी हमें सिर्फ क्योंकि इतना चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स A हमारा आया है हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हैं उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा और माइनस ऑफ -1 आ जाएगा और यहाँ से 2 + 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो यहाँ से हमने देखा जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 नहीं है हमारा, इसीलिए क्या होगा, सो यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। सो क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा,
क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट की ये जो मैट्रिक्स से आता है, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में बताया भी, हमने वैल्यू कैलकुलेट भी करी, x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। पर क्योंकि सिर्फ हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सिर्फ हम यहाँ पर इतना ही चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्योंकि 0 नहीं है इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस are consistent. आर कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। अभी हमें क्या करना है कि इसको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है a क्या है, मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स होता है ये, जो भी x है और y है इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। तो पहले x के लिखते हैं 1 और 2, y के लिए 3 और 6। सिमिलर वे में x क्या होता है हमारा, ये होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x और y है। b क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो वो 5 और 8 हैं। अभी हम क्या करेंगे यहां से, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे सिस्टम की कंसिस्टेंसी को चेक करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। अगर 0 आ जाता है, यहां पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ गया है हमारा 0 आ गया है, इसीलिए अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे। सो A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A लिखो। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए, हाँ, क्योंकि ये 2 बाई 2 की, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसीलिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे और इन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज कर देंगे। तो ये 6 और 1 आ जाएगा, इनको इंटरचेंज करना होता है और इनके सिर्फ साइन को बदलना होता है। तो ये साइन बदल दिया। इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स लिख लिया है। हम B कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, B मैट्रिक्स हमारा 5 और 8 है और फिर अभी इनका प्रोडक्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करो, 6 5 जा 30, 3 8 जा 24 माइनस 10 और प्लस 8। यहां से जो वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है, तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट आया है वो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A का प्रोडक्ट B के साथ में सॉल्व करके 6 आ जाएगा और -2, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है।
अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होता है तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर एडजॉइंट ए डॉट बी का आपका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू अगर जीरो अगर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना होता है कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इट हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, इसको भी हम क्या करेंगे कि ax इक्वल टू, हमें इसे भी ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स A जो आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स A, वो क्या आएगी, x के कोफिशिएंट लिखते हैं, 1 है, 2 है और A है। y का कोफिशिएंट्स लिखते हैं, 1 है, 3 है, A है। z के कोफिशिएंट 1 है, 2 है और 2A आ जाएगा, ठीक है। और b का जो भी हमारा कोफिशिएंट है ये क्या आ जाएगा, 1 है, 2 है और 4 है। तो जब हमारे पास में ये कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है, हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, A कैलकुलेट कर लिया, B भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारी जो भी है X जो मैट्रिक्स है वो है हमारा x है, y है, z, क्योंकि ये वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है। तो अब इन सभी को हम ax प्लस b फॉर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो a है वो है 1 है, 2 है, a है और y पे 1 है, 3 है, a है और z पर 1 है, 2 है और 2a है। ये x मीन्स x, y और z है इक्वल टू b। हमारे पास में b की जो मैट्रिक्स गिवन है वो 1 है, 2 है और 4 है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, 1 1 1, 2 3 2, a 2a। तो अभी मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा हमारा 2 3 6, a माइनस 2a, नेक्स्ट माइनस 1 आ जाएगा और तो यहाँ से हमारे पास में 2 2 4, a आ जाएगा, 4a माइनस 2a आ जाएगा और प्लस 1 है, 2a माइनस 3a आ जाएगा। अभी इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4a आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2a आ जाएगा, ठीक है। तो 4a माइनस 4a 1 इंटू माइनस a आ जाएगा प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस a। तो ये 4a माइनस 2a माइनस a सब्ट्रैक्ट करके हमारा a आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये जो मैट्रिक्स A है, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स
इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन and it is consistent. ये कंसिस्टेंट होगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो these are the given equations 3x minus y minus 2z equal to और 2y minus z equal to minus 1, 3x minus 5y equal to 3। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सॉल्यूशंस में हम इन गिवन इक्वेशंस को ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि a जो होता है वो मैट्रिक्स है हमारा किसका, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का। तो पहले हम x के वेरिएबल्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x का वेरिएबल 3 है और जो सेकंड वाली इक्वेशंस है इसमें x नहीं है, तो इसीलिए उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा। और थर्ड वाली इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 3 है। और y के लिए देखते हैं, y का फर्स्ट में -1 है, सेकंड इक्वेशन में 2 है, थर्ड इक्वेशन में -5 है। z का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशंस में -2 है और सेकेंड इक्वेशंस में -1 है और थर्ड इक्वेशंस में z वाला टर्म नहीं है, इसीलिए उसका जो कोफिशिएंट्स होगा वो 0 हो जाएगा। x क्या होता है, हमारा वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देते हैं। और जो भी हमारा कांस्टेंट है b क्या है, हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, तो वो हमारा 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम जो भी ये हमारी जो इक्वेशंस हैं उसको ax प्लस बी फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 है, 0 है, 3 है, -1 है, 2 है, -5 है, -2 है, -1 है और 0 है। ax यहाँ पर हमारे पास में x है, y है, z है, इक्वल टू b की जो मैट्रिक्स है 2 है, -1 है और 3 है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो भी हमारा a है इसके a का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो a का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले a मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर आप इसे लिखोगे तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में। 3 है, 0 है, 3 है, -1 है, 2 है, -5 है, -2 है, -1 है और 0 है। अभी मैं इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे ओपन करता हूं तो 3 आ जाएगा और 0 -5 आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 आ जाएगा और 0 + 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में -2 आ जाएगा और 0 -6 आ जाएगा।
तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। मैं यहीं पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर स्पेस है, तो मॉ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 5 जा माइनस का यहाँ से 15 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा और इंटू 3 यहाँ से -2 इंटू -6, तो वैल्यू -15 +3 +12 और हमारे जो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 0। ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है 0। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो फिर इसके नेक्स्ट केस के लिए हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम इसका ये जो भी हमारी ए मैट्रिक्स है इसका हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अभी हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज फॉर्म में लिखते हैं। मतलब A11 कैलकुलेट करना है, A12 कैलकुलेट करना है, A13 कैलकुलेट करना है, A21 कैलकुलेट करना है, A22 कैलकुलेट करना है, A23 कैलकुलेट करना है, A31, A32, A33 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग A11 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमारे पास में -1 1 + 1 M11 आ जाएगा। M11 की वैल्यू ये 0 आ जाएगा और -5 इंटू -1 करेंगे तो 5 और -5 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू -5 आ जाएगी। और A12 कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा, M12 आ जाएगा और जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये -1 आ जाएगा और 1 2 M12। तो M12 कैलकुलेट करना है, ये 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और यहाँ से -3 आ जाएगा। A13 यहाँ से वैल्यू -1 आ जाएगा और ये 1 + 3 M13 यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। और M13 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 0 -6, तो यहाँ से -6 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। A21 कैलकुलेट करते हैं, -1 2 + 1 M21 यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय M21 की जो वैल्यू होगी 0 और -10 -10 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगी। A22 -1 2 + 2 M22 और यहाँ से वैल्यू -1 पावर इवन है तो 1 आ जाएगा और M22 ठीक है, M22 तो ये वैल्यू यहाँ से ये 0 चला जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। A23 यहाँ से जो भी वैल्यू होगी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी देखो -1 है, 2 + 3 है, M23 है
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगा, M23 ये और ये कैंसिल, -15 और +3 तो -12 आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू है A31 -1 3 + 1 और M31 ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, ये तो +1 आ जाएगा और M31 करेंगे तो 1 + 4 5 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 5 आ जाएगी। M32 -1 3 + 2 M32 यहाँ से वैल्यू -1 M32 की वैल्यू ये -3 आ जाएगा, तो -3 तो यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगा। M33 तो -1 3 + 3 और M33 तो अभी वैल्यू हमारे पास में यहाँ से पावर इवन है तो 1 आ जाएगा और M33 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 6 तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, अभी एडजॉइंट निकालते हैं। दिया है ये हमने सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए थे, तो एडजॉइंट ए जो होता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है, वो भी ट्रांसपोज फॉर्म में, उसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। तो A11 A12 A13 यहाँ पर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की मैंने वैल्यू लिख दी है -5 -3 -6 और 10 6 दिस, और एक ये मैट्रिक्स बी लिख लिया है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है वो उसमें हमें एडजॉइंट ए का बी मैट्रिक्स के साथ में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 और जो बी मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं 2 -1 3। अभी हमें क्या करना है कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 10 -10 और फिर -10 5 3 15। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -6 +9 -12 -12 +18। अभी हमें इसे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके देखते क्या वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास में आ जाएगा -5, यहाँ से ये माइनस के 12 हो जाएंगे, प्लस का 9 तो -3 आ जाएगा, 12 और 12 24 हो जाएगा, +18 तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि विच इज डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एडजॉइंट ए का बी के साथ जो प्रोडक्ट आया है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा आता है तो हमें पता है, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट लिख देते हैं, आर इनकंसिस्टेंट। आर
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है हमें। ये 5x माइनस वाई 4z इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 5x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 1। इस क्वेश्चंस में भी हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है इसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म में। तो A हमारा मैट्रिक्स होता है जो भी ये वेरिएबल होते हैं उसके कोफिशिएंट्स का, लाइक 5 है, 2 है, 5 है, -1 है, 3 है, -2 है, ये 4 है, 5 है और 6 है। अभी हमारा x जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल x, y और z हैं। और b का जो मैट्रिक्स है हमारे पास में वो 5 है, 2 है, -1 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर ax प्लस b अगर फॉर्म में अगर लिखना है तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। और यहाँ से ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -1, 3, -2, 4, 5, 6, ये x आ गया है। और b की जो वैल्यू आ जाएगी ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। यहाँ से अभी हमें क्या करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स A है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5, 2, 5, -1, 3, -2, 4, 5 और 6, यहाँ से अभी हम वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन कर देते हैं। 5 आ जाएगा और हमारा 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस ऑफ -1 और 6 2 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25 माइनस का और प्लस आ जाएंगे हमारे पास में 4 और -4 और -15। इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास में आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 28 और प्लस माइनस के ना 13 आ जाएंगे और प्लस हमारे पास में आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय -19। 5 इंटू 28 अगर हम करते हैं तो फिर 140 आ जाएगा, -13, 19 इंटू 4 करेंगे -76 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 51। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास में वो आ गई है 51 और विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं होती है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है।